राइट क्लास। तो हम लोग नीड और रीड के ऊपर आएंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लूँ कंटेंट था उसमें से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स। इसके ऊपर आज हम लोग क्लास करेंगे और आगे भी चैप्टर शुरू कर देना है। वी नीड टू बी फास्ट नाउ ऑन थिंग्स। होपफुली राइट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। नॉमिनल एक्सचेंज रेट कह रहा है, इफेक्टिव नहीं है। क्या कह रहा है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हो गया कि जो मार्केट वैल्यू, जो रियल टाइम वैल्यू है, जो प्रेजेंट वैल्यू है एक करेंसी का दूसरे करेंसी के टर्म्स में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं। The exchange rates that we get to see on daily basis and are available in public domain are called nominal exchange rates. Clear है? वही मैंने कहा, जो प्रेजेंट में, जो करंट में आपको एक्सचेंज रेट्स दिख रहा है उसको हम लोग नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स कहते हैं। जो एक्सचेंज रेट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसको हम लोग नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं। If in 1995 the exchange rate for US dollar was rupees 35 and in 2010 it moved to rupees 45, then we say that rupee has depreciated by 57%. क्लियर है? कैसे निकाला हम लोगों ने डेप्रिसिएशन? कैसे निकाला? चेंज कितना हुआ? एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज कितना आया? 10। बेस क्या था? 35। तो 10/35 इंटू 100, 10/35 इंटू 100। तो ये हमको बता देगा कि हमारे पास जो एक्सचेंज रेट में चेंज हुआ, तो इंडियन रुपी जो डिप्रिशिएट किया वो कितने से किया, या डॉलर ने अप्रिसिएशन दिखाया तो कितने से दिखाया। आगे इन 15 years, वही लिख रहा, आगे बढ़ते हैं। Is it the true change in value that is the buying power of rupee? Most of us would tend to disagree. हम में से हर कोई या बहुत अधिकांश लोग क्या करेगा? इस पे अग्री नहीं करेगा, क्योंकि ये ट्रू चेंज इन वैल्यू नहीं है। It does not reflect the true change in value. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। That is purchasing power terms. This may be untrue because not only the buying power of rupee has changed, but the same has also happened to the buying power of US dollar. ठीक है? क्योंकि 15 years में रुपी का हम लोग nominal exchange rate do not account for the purchasing power of the currencies. Okay? The change over a 15-year period from 1995 to 2010 is 45 minus 35 by 35, that is 28.57, called a nominal change in value. Therefore,
Rupee has depreciated by 28.57% against US dollar over a period of 15 years in nominal terms. It's already noted per year. In case of currencies whose in case of countries whose currency is pegged का मतलब दूसरे से जोड़ना, associate करना, the nominal exchange rate remains fixed and is not allowed to change by law. ठीक है, clear है? जब पेग हो गया उसके वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका वैल्यू फिक्स हो गया. कह रहा चाइनीज युआन एंड हांगकांग डॉलर आर prominent examples as on today whose value are not allowed to change much by the act of law. Since exchange rate is fixed, nominal exchange rate is practically up to you. Nominal exchange rate जो है वो practically किसी काम का नहीं है. आगे बढ़ते हैं. However, fixing nominal exchange rate does not mean that no change in value of the currency has occurred in terms of purchasing power. In fact, the purchasing power of the currency has changed even though it appears to be constant in terms of fixed nominal exchange rates. In true sense, a fairer view can be taken only if one analyzes the purchasing power of the two currencies involved with the change in the nominal exchange rates. Clear है? केवल करेंसी को फिक्स कर देना, उसके वैल्यू को मतलब एक जगह स्टैटिक कर देना, वो एक्चुअली में करेंसी के परचेसिंग पावर को शो नहीं करता. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है हर देश की करेंसी का परचेसिंग पावर चेंज करता है. हमने उसको बाय लॉ हमने फोर्सफुली उसके वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया, जो कि सही नहीं है. तो अगर हम लोग करेंसी के एक्चुअल वैल्यू में चेंजेस जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोगों को नॉमिनल वैल्यू में चेंजेस को देखना पड़ेगा. आगे क्या कह रहे हैं? रियल एक्सचेंज रेट इज द नॉमिनल एक्सचेंज रेट एडजस्टेड फॉर परचेसिंग पावर ऑफ द टू करेंसी. क्लियर है? रियल एक्सचेंज रेट क्या हो गया? क्या है रियल एक्सचेंज रेट? नॉमिनल एक्सचेंज रेट में जब हम लोग परचेसिंग पावर को एडजस्ट कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? रियल एक्सचेंज रेट हो जाएगा. और नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे हमने परचेसिंग पावर को एडजस्ट नहीं किया, हमने सिर्फ ये बता दिया कि वैल्यू में करेंसी में कितने का एप्रिसिएशन या कितने का डेप्रिसिएशन हुआ है ओवर द गिवन टाइम पीरियड, लेकिन हमने उस पर परचेसिंग पावर का एडजस्टमेंट नहीं किया. आगे विद नॉमिनल स्पॉट एक्सचेंज रेट S1, ठीक है, डायरेक्ट कोटेशन दैट इज यूनिट ऑफ होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, द रियल एक्सचेंज रेट्स वुड बी एज पर इक्वेशन. क्या क्या होगा देखिए. रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू S0 by S1 into relative price level in home country by relative price level in foreign country into 100. समझ आया? अब ये रिलेटिव प्राइस लेवल क्या हो गया? इन्फ्लेशन का लेवल, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, राइट? क्योंकि हमारी करेंसी का परचेसिंग पावर किससे इन्फ्लुएंस हो? इन्फ्लेशन से. प्राइस लेवल बढ़ गया तो करेंसी का परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. प्राइस लेवल घट गया तो परचेसिंग पावर क्या होगा? बढ़ जाएगा. तो वही कॉन्सेप्ट कह रहा है कि इन्फ्लेशन कि जिस वक्त आप रियल एक्सचेंज रेट निकाल रहे हैं उस वक्त एक्सचेंज रेट मतलब आपके देश में इन्फ्लेशन क्या रहा है और आप जिस करेंसी उसी करेंसी को देख रहे हैं उस करेंसी के देश में इन्फ्लेशन का लेवल क्या रहा है. जब आप दोनों देशों के इन्फ्लेशन के लेवल को एडजस्ट कर देंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? रियल एक्सचेंज रेट मिल जाएगा. Where S0 and S1 are the spot exchange rates at time T, time T0 and T1. ठीक है, समझ गए? Expressed in direct terms, normally real exchange rate is measured in terms of some base year where the index value is set as 100. समझ गए? इसलिए उधर 100 से मल्टीप्लाई किया. इससे मल्टीप्लाई क्या है? 100 से. बेस वैल्यू आपको कुछ वैल्यू पता पड़ेगा. जैसे हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कंपेयर करते हैं कि इतना 1000% रिटर्न, भाई किस टाइम फ्रेम से दिया तो कुछ एक बेस होना चाहिए. तो हम लोग कहते हैं 1980 81 में सेंसेक्स का वैल्यू 100, आज कितना, वहां से हम लोग कंपेयर. तो वही कह रहा है कि यहाँ पे बेस कितना माना है हमने? 100 माना है. कितना माना? 100. As an example, consider the following data
का year 2005 nominal exchange rate 42 rupees per dollar, 45 rupees per dollar. Price level in India 1000 और price level in the USA 700 और 735. Clear है एकदम? अब आगे बढ़ते हैं. Both nominal and real exchange rates are expressed on an index basis, that is the base year. ठीक है, value is normalized to 100. Hence, exchange rate of rupees 42 in any year, say beginning of 2000, is indeed is indexed to 100. The nominal exchange rate on index basis would be 42 by 45 into 100. Clear है? Nominal exchange rate कितना हो जाएगा? Nominal exchange rate में change कैसे निकालेंगे? Base value, ठीक है? 42 by 45 into 100. ठीक है? आगे, indicating depreciation of Indian currency with respect to US dollar by 6.67%. ये 6.7% कैसे निकालेंगे? 100 में से माइनस कर दिया. ठीक है? On index basis, nominal exchange rate greater than 100 indicates appreciation of state currency. क्या हो गया? अगर rupee value 105 है, कितना आ जाता? 105. तो क्या होता? अब ये मान लेते कि फॉरेन करेंसी के मुताबिक क्या हो गया? एप्रिशिएट करके डेप्रिशिएट नहीं करता. क्लियर है? आगे. Thus, the rupee depreciate by 6.67% in nominal terms implies that one would be buying 6.67% less than what the US dollar can in year 2005 as compared to year 2000. Clear है? क्या मतलब है? वाला प्रिविलेज को कह रहा है कि thus the rupee depreciate by 6.67% in nominal terms. अगर हम लोग ये मान भी लें कि रुपया 6.67% depreciate कर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग यूएस डॉलर के मुकाबले 6.67% कम खरीद पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारी करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले डिप्रिशिएट कर. क्या कर गई? डिप्रिशिएट. आगे. नॉट रियली सो. वास्तविकता में ऐसा नहीं. वास्तविकता में ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने अभी इन्फ्लेशन को तो एडजस्ट क्या ही नहीं है. ये तो केवल नॉमिनल वैल्यू पे हमने लिखा. इसमें निकाल लिया नॉमिनल वैल्यू पे. अब एक्चुअली में अगर आपको एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जानना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा? इन्फ्लेशन एडजस्टेड फिगर्स देखना पड़ेगा. क्या? इन्फ्लेशन एडजस्टेड फिगर्स. The buying power will be dependent upon the inflation rates. Clear है? Buying power depend करेगा किस रेट पे? Inflation rates पे in the two countries. आगे कह रहे हैं during the period. Assume that price level as measured by the indices are 1000 in India and 700 in USA in the year 2000. However, the purchasing power of rupee stands reduced by 10% with rise in price in India, whereas in case of dollar, the purchasing power declines by how much? 5%. कैसे निकाल दिया भाई? कैसे निकाले? बहुत आसान. प्राइस इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट क्या था? 2000 में कितना था? 1000. 2005 में कितना हो गया? 1100. 1100. तो हमारे वहां डेप्रिसिएशन कितने का हो गया? हमारे वहां इन्फ्लेशन कितना हो गया? हमारे वहां इन्फ्लेशन क्लास कितना हो गया बताओ? 10%. कैसे निकाला हम लोगों ने? 1000. एब्सोल्यूट चेंज कितना हो गया? 100 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100. तो हमारे वहां प्राइस जो राइज किया कितने परसेंट से? 10% से. इन्फ्लेशन राइज किया 10% से. तो जब इन्फ्लेशन 10% से राइज करेगा तो किसी भी देश की करेंसी क्या होगी? 10% से उसका परचेसिंग पावर फॉल करेगा. लेकिन अगर आप डॉलर के वहां देखिए यूएस में, तो 2000 में इन्फ्लेशन इंडेक्स था 700 और 2005 में इन्फ्लेशन इंडेक्स है कितना?
735। तो एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ? 35। 35 बाई बेस कितना हुआ? 700 इंटू 100 कितना हो गया? 5%। यानी कि यूएस डॉलर के वहां जो परचेजिंग पावर था वो 5% से ही घटा, लेकिन आपके देश में इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से परचेजिंग पावर क्या हो गया? 10% से घट गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो यहां पे हमने जो अब जो वैल्यू आप निकालेंगे वो एक्चुअली में बताएगा कि हमारे वहां परचेजिंग पावर कितने से चेंज किया। क्यों? क्योंकि हमने नॉमिनल वैल्यू में जब इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया तो जो वैल्यू आएगा दैट विल रिफ्लेक्ट द चेंज इन परचेजिंग पावर ऑफ वन करेंसी इन रिस्पेक्ट टू अनदर करेंसी। क्लियर है क्लास? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे and the name of the chapter is राइट। नेक्स्ट चैप्टर नहीं, थोड़ा सा और उसमें बचा हुआ है, देखते हैं और क्या क्या है। देखिए नया जो टॉपिक है उसके ठीक बाद देखिएगा, नीड फॉर बास्केट ऑफ करेंसीज फॉर नॉमिनल एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, कह रहा है कि बास्केट ऑफ करेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है रियल और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स के लिए। Normally, people adjust the economic performance and judge the economic performance of a nation by several economic and monetary factors. The exchange rate of domestic currency is one of the factors that provide some impression about the state of the economy with respect to external sector. Right? देखिए बहुत सारे फैक्टर जो है जो आपके इकोनॉमी के बारे में बताते हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? एक्सचेंज रेट्स। क्या है? एक्सचेंज रेट्स। तो जिस देश की करेंसी दूसरे देश के मुकाबले एप्रिशिएट हो रही है, इसका मतलब क्या है? सभी चीजें बेहतर है। इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। आप कम पैसे देके ज्यादा खरीद सकते हैं, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होगा। आपके वहां इंटरेस्ट रेट्स जो है वो लो होगा। इंटरेस्ट रेट्स क्या होगा? लो होगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं है तो इंटरेस्ट रेट कम ही होगा। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होगा, लोग बोरोइंग्स ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ज्यादा होगा। ये आपकी इकोनॉमी के पॉजिटिविटी को शो करता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी अगर स्ट्रांग हो गया वो भी नुकसानदेह है। क्या रहा, पॉलिसी मेकर्स are also concerned about how the changes in the exchange rates impact domestic economy. The understanding of changes in the exchange rate provides useful clues about the cause of adverse balance of payment and helps decide the corrective measures. Clear है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Like an economy has to be viewed along several parameters and not one to make an objective assessment of its performance and causes. The appreciation or depreciation of the domestic currency with respect to several currencies rather than single foreign currency would be a true measure of the strength of any economy or its external trade. Clear है? आप अपनी करेंसी को किसी एक करेंसी से कंपेयर करें और मल्टीपल करेंसी से कंपेयर करें। ठीक है, तो जब आप मल्टीपल करेंसी से कंपेयर करेंगे और फिर वहां से आप अपनी करेंसी को देखेंगे एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन, तो शायद वो एक बेहतर असेसमेंट दे पाएगा कि एक्सटर्नल ट्रेड के मुकाबले आपका पोजीशन क्या है।
अगर आप सिंगल नेशन की करेंसी से करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि आपकी करेंसी सिर्फ उस नेशन के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, बाकी सारे नेशंस को आपने क्या किया, इग्नोर कर दिया। लेकिन जब आप बास्केट ऑफ करेंसीज को देखेंगे तो वो आपकी इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को, एक्सटर्नल ट्रेड के परफॉर्मेंस को बेहतर बताएगा। ठीक है, आगे। द रीजन इज सिंपल, अ नेशन ट्रेड्स विथ मेनी नेशंस एंड not with one, therefore the performance of the domestic currency and its impact must be measured A, with respect to several currencies rather than one currency, and B, in the proportion of the trade with those countries. आया समझ में? Proportion of trade कहने का मतलब आप जिस कंट्री के साथ जितना ट्रेड कर रहे हैं उसी हिसाब से देखिएगा ना। अब मैं इनके साथ ट्रेड ज्यादा कर रहा हूं, उनके साथ ट्रेड कम कर रहा हूं, तो मैं जब अपने करेंसी का स्ट्रेंथ देखूंगा तो मैं इनके रिस्पेक्ट में स्ट्रांग हो गया लेकिन उनके रिस्पेक्ट में मैं वीक हो गया। तो ऐसा नहीं होता, आपको देखना पड़ेगा ओवरऑल नेशंस जिनके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, मल्टीपल करेंसीज से आपको अपनी करेंसी को कंपेयर करना पड़ेगा, और दूसरा आपने जिन नेशंस के साथ जिस प्रोपोर्शन में ट्रेड किया है उस प्रोपोर्शन में भी आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मिसमैच नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ Britain trades only with European countries that use euro as their currency, the exchange rate of British pound with US dollar seems irrelevant. If Britain trades with Eurozone, Japan, and the USA, then the changes in the exchange rate of British pound with respect to euro, yen, and US dollar are important to the extent of the magnitude of trade with each nation या region. Clear है? आगे बढ़ते हैं। Effective exchange rate is one such measure that helps find out how domestic currency fares with respect to all the nations with whom it trades. Effective exchange rate is the weighted average. line पे लीजिएगा। Effective exchange rate is the weighted average of the changes in the exchange rates from a base year set at 100. It is computed by, ये आपका formula, effective exchange rate is equal to weighted जो exchange rates है into S0 by S1. S0 is the proportion of trade in currency 1, and S0 and S1 are the exchange rates in the base year and now for currency I respectively. ठीक है, अब इतना पढ़ना नहीं है। When effective exchange rates used are nominal, then हम लोग अब सीधा आगे बढ़ते हैं। ये सब एग्जांपल्स वगैरह देखने से कोई फायदा नहीं है। सब वही कह रहे। दिस मींस दैट द रियल टर्म्स डिप्रिसिएशन नॉमिनल रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स। ये देखिए नॉमिनल और इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स इन इंडिया। ठीक है, मिला क्या? Nominal effective exchange rates in India. Nominal effective exchange rates in India. The Reserve Bank of India computes the indices of NIR and REIR as indicators of external competitiveness of India. ठीक है, इंडिया में NER और RER का इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है? RBI। ठीक है, और वो ये शो करता है कि हमारी करेंसी बाकी सारी करेंसी से कितना कॉम्पिटिटिव है। The nominal effective exchange rate is the weighted average of bilateral nominal exchange rates of the home currency in terms of foreign currency. Currency wise imports and export in percent terms are given in table 5.6, which establishes the most foreign trade in India is determined in US dollars. ठीक है, ये सबसे कोई मतलब है नहीं। टेबल डेटा इज अ टाइम वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स इन इंडिया। चलो अब नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है,
मिल गया? क्या कह रहा है? ट्रांजैक्शंस इन द इनकम स्टेटमेंट IS are translated in various ways. The major ones are enumerated as under. क्या कह रहा है? करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। अब तक तो हमने करेंसी रिस्क पढ़ा। क्या है करेंसी रिस्क? व्हाट इज करेंसी रिस्क? करेंसी रिस्क का मतलब कि एक देश की करेंसी का वैल्यू दूसरे देश की करेंसी के वैल्यू के रिस्पेक्ट में जो चेंज करेगा, उस वोलेटिलिटी की वजह से जो रिस्क अराइज होगा, उसको हम लोग कहते हैं करेंसी रिस्क। ये वोलेटिलिटी क्यों अराइज होगी? क्योंकि अलग अलग देश के अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। उन फैक्टर्स की वजह से ये करेंसी रिस्क अराइज होगा। तो जरूरत इस बात की है कि करेंसी रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए। तो करेंसी रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जैसे आप सबसे पहले अगर आप ट्रेड करते हैं, कोई भी कंपनी ट्रेड करती है, कोई भी ट्रेडर अगर ट्रेड करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने लिए इनकम स्टेटमेंट बनाएगा, पोजीशन स्टेटमेंट बनाएगा। क्या बनाएगा? इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। तो उस इनकम स्टेटमेंट में वो उस करेंसी रिस्क को या ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से लिखता है, लिखने के हिसाब से भी हम लोग करेंसी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं ऑन द वे ऑफ प्रेजेंटिंग। मैं दोबारा इस लाइन को पढ़ता हूं। ट्रांजैक्शन इन द इनकम स्टेटमेंट आर ट्रांसलेटेड इन वेरियस वेज। ठीक है, आप उसको अलग अलग वेज में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट मतलब कन्वर्ट करते हैं, और उनमें से कुछ तरीका, कुछ इंपॉर्टेंट तरीका ट्रांसलेशन का, जो इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ ट्रांजैक्शन है, जिसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट पर लिखते हैं, वो कौन कौन सा तरीका है। सबसे पहला, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 1, द फर्स्ट मेथड रिलेट्स टू, द फर्स्ट मेथड रिलेट्स टू, द फर्स्ट मेथड रिलेट्स टू taking the mean value of each currency over the accounting year। क्या कह रहा है? आप जिस भी देश के साथ ट्रेड करते हैं, मैं मान लीजिए इन 5 देशों के साथ ट्रेड करता हूं, ठीक है, 5 देशों के साथ 35, 27, 46, 51 और 49, इन लोगों के साथ मैं क्या कर रहा हूं? ट्रेड कर रहा हूं। तो इन सभी नेशंस का वैल्यू क्या है? सभी देश का करेंसी अलग अलग है ना? सभी देश की करेंसी के साथ मेरे देश की करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो मुझे करना क्या होगा कि मैं जिस साल के लिए इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं, उस साल के दौरान हर करेंसी का कुछ मीन वैल्यू होगा। मीन वैल्यू मतलब समझते हैं? सुनो, स्टैटिस्टिक्स में मीन वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो वो जो मीन वैल्यू निकालेंगे उसको देखना पड़ेगा। दोबारा से आप इस लाइन को पढ़िएगा। द फर्स्ट मेथड रिलेट्स टू टेकिंग द मीन वैल्यू ऑफ ईच करेंसी ओवर द अकाउंटिंग ईयर, द एक्सेप्शन बीइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, किसको शामिल नहीं करना है? स्टॉक्स में वेरिएशन जो होगा, स्टॉक्स में जो वेरिएशन होगा उसको छोड़ के, which are translated by taking into account the rates prevailing in the beginning and at the end of the accounting exercise। समझ गए? जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, उस स्टॉक को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। स्टॉक का वैल्यूएशन किस आधार पे होगा? ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग वैल्यू पे क्या स्टॉक है, क्लोजिंग पे क्या वैल्यू है, दोनों का हम लोग एवरेज निकालेंगे, या उसके आधार पे हम लोग स्टॉक को वैल्यू करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा सॉरी उसी में, द इनकम स्टेटमेंट कंटेन्स ट्रांजैक्शंस व्हिच टेक प्लेस थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में वो सारे ट्रांजैक्शंस रहते हैं जो किसी एक टाइम पे नहीं होते, बल्कि पूरे साल में होते हैं। क्या क्या? आप एग्जांपल भी लिख रहे हैं। वेजेस, salaries, electricity, telephone, maintenance, rent and so on। ठीक है,
Therefore, it was considered appropriate to make adjustments on the basis of mean value of foreign currency over the accounting year. आप जो वेजेस दे रहे हैं उस वेजेस को आप उस करेंसी के रिस्पेक्ट में मीन वैल्यू निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? मीन वैल्यू। क्योंकि करेंसी का वैल्यू हमेशा क्या करता रहता? चेंज करता रहता, और खर्चे भी चेंज करते रहते हैं, हर साल, हर महीने, हर दिन होता रहता है। तो इतना प्रैक्टिकली अकाउंट मेंटेन करना संभव नहीं है। तो बेस्ट तरीका क्या है? वेजेस हमने देख लिया, ओवरऑल वेजेस, करेंसी का हमने मीन वैल्यू निकाल लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया? दोबारा इस लाइन को सुनिएगा। The income statement contains transactions which take place throughout the period, say wages, salaries, electricity, telephone maintenance, rent, and so on. Therefore, it was considered appropriate to make adjustments on the basis of mean value of foreign currency over the accounting year. आगे कह रहा है, an exception is made with regard to values of opening and closing stock, since they reflect position at a specific point of time. स्टॉक जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वैल्यू को शो करता है, इसलिए उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन बाकी सारा खर्चा क्या हो रहा है? बाकी सारा खर्चा थ्रू आउट द ईयर तो हो रहा है ना, तो इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं? मीन वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। Accordingly, they are adjusted as per this method by taking the rates prevailing in the beginning and at the end of the accounting year. Clear है क्लास? अब पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग आते हैं, द सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या करना है? जो भी इनकम स्टेटमेंट पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, उसके रिकॉर्डिंग को कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी का मीन वैल्यू निकाल लेंगे और करेंसी के मीन वैल्यू के हिसाब से उसको रिकॉर्ड करेंगे। एक्सेप्शन क्या है इसमें? स्टॉक। क्यों? क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, चाहे वो बिगिनिंग में होगा या फिर एंड में होगा। लेकिन बाकी सारे जो एक्सपेंसेस हैं या इनकम है वो सब तो थ्रू आउट द ईयर होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, द सेकेंड मेथड एम्प्लॉयज द रेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डेट ऑफ ऑपरेशन। जैसे आज 1 जुलाई 2022 है, तो आज हमने खर्चा किया, खर्चा आज के रिस्पेक्ट में करेंसी का वैल्यू क्या है, दोनों को देखें। मीन से कोई मतलब नहीं, आज का आज रिकॉर्ड हुआ, आज का आज जो एक्सचेंज रेट हुआ उसके वैल्यू पे हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। दोबारा से लाइन सुनिएगा। द सेकेंड मेथड एम्प्लॉयज द रेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डेट ऑफ operation. However, this method may have implementation difficulties in view of numerous transactions involved in profit and loss account. In view of logistic problem in the second method, the first method is more appropriate. हर दिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, हर दिन करेंसी के वैल्यू को देखना, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग सेकंड मेथड को छोड़ देते हैं। कौन से मेथड को फॉलो करते हैं? फर्स्ट मेथड को। क्लियर है क्लास? आगे, the gains or loss resulting from the translation exercise are included in the account called translation difference. समझ गए? ट्रांसलेशन डिफरेंस क्या हो गया? हमने जो ट्रांजैक्शन किया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट जो बनाएंगे, उसको बनाने के बाद क्या होगा? हम लोगों को या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, है ना? तो वो गेन और लॉस को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन डिफरेंस। ट्रांसलेशन क्यों कह रहे हैं इसको? यहां पे ट्रांसलेशन वर्ड क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि हम लोग वैल्यूज को डिफरेंट करेंसी में क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं। और वो वैल्यू कौन सा होगा? मीन वैल्यू होगा। कौन सा वैल्यू होगा? मीन वैल्यू। क्यों? क्योंकि डे टू डे ऑपरेशंस के आधार पे वैल्यू को लेना, रिकॉर्ड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे। The closing rate method is widely used in the UK, the Netherlands, the USA, and Japan. By this method, there is a reduction or increase in equity capital as any difference arising out of exchange variation is shown in shareholders' account. In India, generally this method is used.
अब आइए सेकेंड मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मेथड। कौन सा मेथड है? मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मेथड। द मॉनेटरी आइटम्स ध्यान से समझना। मॉनेटरी आइटम्स क्या क्या? कैश, रिसीवेबल्स, डेट्स etc. आर ट्रांसलेटेड एट द क्लोजिंग रेट, while rest यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, इक्विटी etc. आर रिटेन्ड एट हिस्टोरिक रेट्स। हिस्टोरिक रेट्स का मतलब, हिस्टोरिक रेट्स का मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज। हिस्टोरिक रेट्स का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ परचेज। क्या कह रहा है? बाय दिस मेथड, अब देखिए ऊपर में जो कुछ एग्जांपल्स वो न्यूमेरिकल शो किया है, अगर उसको हम लोग देखें, ट्रांसलेशन बाय मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मेथड में एसेट्स और लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट है, देखिए दो रेट से डिवाइड किया है, 35 और दूसरा 36। जो 35 वाला रेट है वो हमको लग रहा है मॉनेटरी आइटम्स है। क्या है? मॉनेटरी आइटम्स। और बाकी सब जो है वो सब क्या है? नॉन मॉनेटरी आइटम्स है। और उसको हिस्टोरिक रेट पे हम लोग दिखाते हैं। किस पे दिखाते हैं? सॉरी, 35 वाला जो है वो 35 वाला हिस्टोरिक रेट है, और 36 वाला जो है वो मॉनेटरी आइटम्स है, उसको हम लोग करंट रेट पे दिखा रहे हैं 36। तो जो भी फिक्स्ड एसेट्स है, स्टॉक्स है, या जो डेट्स वगैरह है, इक्विटी कैपिटल है, उसको देखिए 36 से डिवाइड किया है। और बाकी सब जो बच गया, कैश वगैरह को, रिसीवेबल्स वगैरह को, उसको डिवाइड किया किससे? हाँ, उसको 36 से, और बाकी सारे फिक्स्ड एसेट्स वगैरह को 35 से डिवाइड किया है। तो अब इसको कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया? एसेट के वैल्यू को निकाल लिया, और फिर लाइबिलिटी के भी वैल्यू को हमने निकाल लिया। एसेट का वैल्यू आया 8,252, और लाइबिलिटी का वैल्यू आया 8,166। राइट? अब क्या कह रहा है कि मेरा स्टॉक बड़ा, एसेट बड़ा है और लाइबिलिटी छोटा है। बाय दिस मेथड देयर इज अ गेन ऑफ $86। ये कैसे आया? समझ में आ गया? ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड इन लैटिन अमेरिका कंट्रीज। इट लीड्स टू द एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑन द नेट मॉनेटरी बैलेंस, यानी कि मॉनेटरी एसेट माइनस नॉन मॉनेटरी एसेट इन द बैलेंस शीट। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड मेथड क्या है? करंट एंड नॉन करंट मेथड। करंट एंड नॉन करंट मेथड। अच्छा, ऊपर में जो टर्म यूज किया गया मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मेथड का मतलब समझ में आया? मॉनेटरी कहने का मतलब जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट करते हैं, कर तो सकते हैं सब कुछ, हाँ, इजीली। तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कहने का मतलब, आप देखिए फिक्स्ड एसेट्स है, उसका पर्पस हमारा क्या है? पर्पस है कि उसको अक्वायर करें, बिजनेस करें। इक्विटी कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, ये सब का पर्पस क्या है? मतलब ये सब जो है ये लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए।
राइट, वो मॉनेटरीली आसानी से कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब आगे कह रहा है थर्ड मेथड में करंट एंड नॉन करंट मेथड। अब करंट और नॉन करंट मेथड में क्या है? राइट, the current assets and liabilities are translated at the closing rate। ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है? current assets and current liabilities are translated at which rate? Closing rate, while rest are retained at historic rates। while rest are retained at historic rates। table 7.8 indicates this translation। current asset और current liability को केवल closing rate से और बाकी को historic से। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? देखिए करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में क्या क्या आ गया? स्टॉक आ गया मेरा, स्टॉक आ गया, क्लाइंट आ गया, कैश आ गया ना, और शॉर्ट टर्म डेट भी आ गया। ये सब करंट है। शॉर्ट टर्म डेट करंट लायबिलिटी है, कैश हमारा करंट एसेट है, क्लाइंट हमारा करंट एसेट है, और स्टॉक्स हमारा करंट एसेट है, और फिक्स्ड एसेट हमारा क्या है? नॉन करंट है। तो कह रहा है क्या? करंट नॉन करंट मेथड में क्या करना है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को वैल्यू करना है किस आधार पे? क्लोजिंग, एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग जो रेट होगा उसके हिसाब से, और बाकी को करना है हिस्टोरिक से। तो इस मेथड से आप देखिए क्या आ रहा है? एसेट का टोटल आ रहा है 8,213, लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 8,230। तो लायबिलिटी बड़ा है ना? तो अब यहां पर क्या आ रहा है देखिए, बाय दिस मेथड देयर इज अ ट्रांसलेशन लॉस ऑफ $17। ठीक है, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है। इट लीड्स टू अ मॉडिफिकेशन इन वर्किंग कैपिटल वेयर द वैल्यू ऑफ करेंसी चेंजेस। क्लियर है? अब इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्सपोजर, इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्सपोजर। हाँ बिल्कुल, हाँ तो उसमें देखो वो अलग अलग देश अलग अलग तरीके से, जैसे उसमें लिखा गया ना कि लैटिन अमेरिका वगैरह में उसको यूज करते हैं सेकेंड वाले मेथड को। ठीक है, तो कोई कंपल्शन नहीं है कि हम किस मेथड से किसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ये हमारे तरीके से हम जिस भी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। इसको भी पढ़ लिया जाए क्या? इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्सपोजर छोटा है ना? ठीक है। There is a need to examine the impact of appreciation or depreciation of local currency on the cash inflows and outflows। ठीक है, लोकल जैसे करेंसी एप्रिशिएट और डिप्रिशिएट करेगा तो लोकल करेंसी का जो इनफ्लो और आउटफ्लो होगा उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आगे, इफ द लोकल करेंसी एप्रिशिएट्स, लोकल करेंसी यानी कि अगर इंडिया की करेंसी एप्रिशिएट करे, ठीक है, तो क्या होगा? इट इज वेरी लाइकली दैट एक्सपोर्ट्स विल बी रिड्यूस्ड। एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस। क्यों? क्योंकि करेंसी एप्रिशिएट कर रहा है, बेचारा एक्सपोर्टर माल भेज रहा है, उसको जो डॉलर मिल रहा है जब वो इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने गया तो रुपया कम मिल रहा है उसको, तो एक्सपोर्टर क्या हो जाएगा? डिस्करेज हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी को डिप्रिशिएट क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट घटे। ठीक है, आगे, as they become less competitive, the extent of reduction depends on the degree of competitivity of the product exported. Similarly, sales of local products on local market may decline if there exists competition on the local market. Interest received on the money placed in foreign countries and
converted in local currency will diminish as well. ठीक है, आगे बढ़े, क्या कह रहा है नेक्स्ट? कन्वर्सली यानी कि इसके अपोजिट, the imports invoiced in foreign currency will diminish when they are expressed in local currency. Similarly, interest due on foreign currency borrowings will also be reduced. And appreciation of local currency results into a reflection of cash inflows. Sorry, reduction of cash inflows. Cash inflow क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अगर हमारी करेंसी जरूरत से ज्यादा एप्रिशिएट करना शुरू कर दी तो हमारे वहां कैश का इनफ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. एज वेल एज आउटफ्लो. आउटफ्लो भी कम, इनफ्लो भी कम. The real problem is to know whether operating revenues are more affected than expenses or vice versa. Currency appreciation से जो मुख्य समस्या ये है जानना कि हमारे वहां जो एक्सपेंसेस है या जो रेवेन्यू है उस पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा या फिर एक्सपेंसेस पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा. कौन ज्यादा इफेक्टेड होगा? एक्सपेंस ज्यादा इफेक्टेड होगा या फिर रेवेन्यू ज्यादा इफेक्टेड होगा? Thus, if a company manufacture, अब सुनना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें. Thus, if a company manufactures especially for exports, अगर कोई कंपनी है जो केवल एक्सपोर्ट ही करती, ठीक है, जिसका काम मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट ही करना है, and finances itself on the local market, ठीक है, और एक्सपोर्ट करने के लिए जो उसको फाइनेंस चाहिए कहां से आएगा? लोकल मार्केट से आएगा. यानी कि उसको इंटरेस्ट पे करना है. क्या पे करना है? इंटरेस्ट. ठीक है, और माल जब वो बेचेगी तो उसके पास क्या आएगा? फॉरेन करेंसी आएगा. बात समझ रहे हैं? आगे, एन एप्रिसिएशन ऑफ लोकल करेंसी विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन नेट कैश फ्लोज. नेट कैश फ्लो पे क्या होगा? नेगेटिव इफेक्ट. क्यों पड़ेगा? सुन लीजिए ध्यान से. क्योंकि एक तो जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो एक्सपोर्ट करने से जो फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर आ रहा है उसके बाद जब वो कन्वर्ट करने जाएगा तो कैश इनफ्लो कम हो गया. कैश इनफ्लो कम हो गया और उसपे से भी उसको फाइनेंस करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि उसने फाइनेंसिंग करवाया. अब सपोज कीजिए कोई फाइनेंसर है, आप एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, मुझे पता है कि करेंसी एप्रिशिएट कर रही है, आपको एक्सपोर्ट करने में दिक्कत होगा, आप एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो आपके बिजनेस पे क्या रिस्क है कि नहीं है? आपके बिजनेस पे रिस्क है. तो हम जब रिस्क देख रहे हैं कि हम अब इसको क्रेडिट देंगे, अब इसको फाइनेंस करेंगे, तो हम उस रिस्क को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देंगे. बाकी के लिए नहीं बढ़ाएंगे, आपके लिए बढ़ा देंगे. तो जब आपके लिए हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आपका बढ़ गया. तो एक तो उधर से पैसा भी कम आ रहा है क्योंकि एक्सचेंज जब आप कर रहे हैं तो इंडियन रुपी कम मिल रहा है, इधर इंटरेस्ट ज्यादा जा रहा है. तो नेट कैश फ्लो पे इफेक्ट आपका नेगेटिव पड़ गया. क्या पड़ गया? नेगेटिव. एज इट्स सेल्स आर likely to be affected to a higher degree than its expenses. आगे बढ़ते हैं हम लोग. If on the other hand the local currency depreciates, cash flows are affected exactly in the opposite way. Exports should increase as manufactured products are more competitive, but if the company imports a significant part of its imports, its expenses will increase and thus its cost of production will go up. If the company has borrowed abroad, its financial charges will also increase. Clear hai? Aage. A depreciation of local currency in general results into an increase in operating revenue as well as expenses. Underline kar lijiyega. A depreciation of local currency in general results into an increase of operating revenue as well as expenses. Agar local currency depreciate kar gayi to uska revenue bhi badhega aur expenses bhi बढ़ेगा. Here again there is need to examine whether the impact of depreciation is greater on revenue or expense. अब यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि करेंसी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हमारे सेल्स पे ज्यादा हुआ है या फिर रेवेन्यू या फिर एक्सपेंसेस. सेल्स को ही रेवेन्यू कहते हैं. ठीक है, आगे. In general, economic exposure of a multinational is difficult to evaluate
companies try to forecast the future rates and try to evaluate the impact of variations on their profits. Clear है? तो ये तो था इकोनॉमिक एक्सपोजर. इकोनॉमिक एक्सपोजर का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज इकोनॉमिक एक्सपोजर? इकोनॉमिक एक्सपोजर का मतलब हुआ कि करेंसी के एक्सचेंज रेट्स में या करेंसी के एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन की वजह से जो हमारे बिजनेस पे, हमारे सेल्स पे, हमारे एक्सपेंसेस पे, एक्सपोर्ट्स पे, इंपोर्ट्स पे क्या किस डिग्री का इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम लोग जब एनालाइज करेंगे तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्सपोजर. ठीक है? तो क्या करेंसी एप्रिसिएशन से, क्या करेंसी डिप्रिसिएशन से हमारे बिजनेस पे, सेल्स पे ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है या एक्सपेंसेस पे ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, ये प्रेडिक्ट कर पाना इतना आसान नहीं है. ठीक है? कि हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर पाए कि एक्सपोजर कितना हो रहा है, रिस्क कितना हो रहा है, किस पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक अनुमान तो लगाया ही जा सकता है. अनुमान के हिसाब से हम लोग एक रेंज में ऊपर नीचे भले ही हो सकते हैं. राइट? तो इकोनॉमिक एक्सपोजर इज बेसिकली कंसर्न विद टू थिंग्स. वन इज the effect of changes in currency appreciation and depreciation on what? On the exporters or importers sales or expenses. और इतने से भी काम नहीं चलेगा, ये भी देखना है कि करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का मैग्नीट्यूड रेवेन्यू पे ज्यादा पड़ रहा है या एक्सपेंस पे ज्यादा पड़ रहा है. क्लियर है? चलो ठीक. इकोनॉमिक एक्सपोजर भी आज हम लोग कर ही लिया. चलो ठीक है क्लास.